अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक विद समा। मैं हूं आपकी होस्ट मोहम्मदा हसन और आज हम ले आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जहां पे हम बात करेंगे बच्चों में बढ़ते हुए कैंसर के हवाले से। और सितंबर एक ऐसा महीना है जो टोटली डेडिकेट किया गया है बच्चों में बढ़ते हुए कैंसर को। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर अब्बास, हु इज़ अ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि सितंबर जो महीना है वो जाना जाता है बच्चों के कैंसर के हवाले से। सो ऐसे कौन से कॉमन कैंसर के फॉर्म्स हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं? ये जिस तरह आपने बताया कि जो सितंबर है वो इसीलिए अनाउंस किया गया है पीडियाट्रिक कैंसर के हवाले से कि बच्चों में कैंसर के रिपोर्ट्स केसेस में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं। और उनमें से जो मोस्ट कॉमन कैंसर जो बच्चों में पाया जाता है दिस इज़ ब्लड कैंसर। सबसे ज़्यादा ब्लड कैंसर होता है जो बच्चों में होता है। और आपको एक और बात ज़रूर बताता जाऊँ कि ब्लड कैंसर बेशक कैंसर है और कैंसर का नाम सुन के हम सारे डर जाते हैं, लेकिन बच्चों में जो कैंसर है मोर देन 90% उसका क्योर किया जा सकता है अगर उसका वक्त पे इलाज कर लिया जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पर ब्रेन कैंसर है जो कि हम लोग बिल्कुल इग्नोर बाज़-औक़ात कर देते हैं कि हमें पता नहीं चलता और देर हो जाती है। उसके बाद गिल्टियों के कैंसर हैं जो बच्चों के अंदर होते हैं, अगर लिम्फ नोड जिसे हम कहते हैं, लिम्फोमा कहते हैं। फिर और इसके अलावा जिस्म के हर हिस्से के, बोन का कैंसर है, किडनीज़ का कैंसर छोटे बच्चों में अमूमन जो बच्चे होते हैं उनके सिर्फ पेट में एक स्वेलिंग सी होती है, माँ बाप उसको इग्नोर कर देते हैं और वो गुर्दे कैंसर बन जाती है। तो जिस्म के हर हिस्से का कैंसर हो सकता है, लेकिन बच्चों में जो है वो सबसे ज़्यादा ब्लड कैंसर, उसके बाद ब्रेन कैंसर, गिल्टियों के कैंसर और इसके बाद जो होते हैं फिर हमारे पास हड्डियों के कैंसर या और कैंसर होते हैं जो। अच्छा, ऐसी कौन सी अलामात हैं जो बच्चों में पाई जाती हैं जिसमें अर्ली स्टेज में हम ये डायग्नोज कर सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है और दे नीड टू बी ट्रीटेड? देखो, मैंने जिस तरह पहले बताया कि बच्चों में कैंसर तकरीबन मोर देन 80-90% काबिल इलाज है। शर्त एक है कि वक्त पे डायग्नोज हो जाए। तो अगर मैं ब्लड कैंसर की बात करता हूँ तो ब्लड कैंसर की अलामात में जिन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, खून की कमी। अगर किसी बच्चे को गैर ज़रूरी खून की कमी हो रही है और वजह मालूम नहीं है तो फ़ौरन आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और देखना चाहिए कि रीज़न क्या है। या किसी भी बच्चे का दूसरा बड़ा साइन, अगर किसी बच्चे को नील धब्बे पड़ने शुरू हो गए जिसे हम ब्रूजिस कहते हैं। ब्रूजिस तो एक इमरजेंसी है। अगर किसी बच्चे को गैर ज़रूरी देखते हैं या गिरा है, चोट लगी, ओके कोई बात नहीं, लेकिन अगर बग़ैर गिरे बग़ैर चोट लगे किसी को ब्रूजिस बन रहे हैं, जिसम पे किसी किस्म की कोई भी स्वेलिंग है, सूजन है, छोटी सी भी सूजन है, तो फ़ौरन रश करना चाहिए। और अगर स्टेज 1 to 3 तक भी बच्चों में कैंसर डायग्नोज हो जाए तो उसका इलाज किया जा सकता है। जो ब्रूजेस हैं उनका फॉर्म नील की तरह है या रैशेस की तरह है? दोनों। एक छोटे छोटे सुर्ख दाने जिसे हम पिटिकाई कहते हैं, सुर्ख दाने अगर जिस्म पे बन रहे हैं, कहीं से ब्लीडिंग हो गई किसी भी तरह से, अगर आप देखते हैं एक बच्चे को बार बार नोज से ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब है आपने इसको चेकअप करवाना है। इग्नोर नहीं कर देना कि नक्सीर फूट जाती है। इसी तरीके से कभी सुर्ख दाने और कभी पूरे नीले रंग के ब्रूजेस बनना शुरू हो जाते हैं, तो दिस इज़ इमरजेंसी। खून की कमी होना, गिल्टियों का नज़र आना, किसी भी स्वेलिंग का नज़र आना या नील धब्बे पड़ना, तो आपको फ़ौरन जो है डॉक्टर की तरफ रश करना चाहिए। ब्रेन की अगर मैं बात करता हूँ कि अगर किसी बच्चे को भी बार बार हेडेक रहता है, सर में दर्द रहता है, या वो पहले कोई बच्चा या बड़ा चल सकता था अब उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, या उसकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है कि सो ही नहीं सकता, हेडेक शुरू हो जाता है, तो फ़ौरन आपको डॉक्टर की तरफ करना चाहिए। एक और चीज़ आपको पता है कि हमारे बच्चों में आँखों का कैंसर बहुत कॉमन होता चला जा रहा है। अब आँखों का कैंसर वो है जो फ़ौरन स्टेज में मिल जाए तो उसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। और वो कैसे पता लगता है? अगर आपको देखें, माँ अपने बच्चे को देखती रहती है। अमूमन बच्चों में आँखों का कैंसर छोटी उम्र में होता है, अमूमन 2-3 साल की उम्र से पहले होता है। अगर आपको आँखों में ज़रा सा भी कोई वाइटनेस नज़र आती है, जो हमारी दरमियान की पीपल होती है, वाइट कुछ नज़र आता है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ। एक और चीज़, जब हम कैमरा जिस तरह किसी की तस्वीर लेते हैं तो हमारे एक आई में एक रेड सा स्पॉट आ जाता है। आपने देखा होगा कि आंखें रेड सी नज़र आ रही होती हैं। अगर कभी ऐसा हो रहा हो कि आप तस्वीर किसी की देखें, एक आंख में रेडनेस नज़र आ रही है जिससे हम पुतली के अंदर, दूसरे में नहीं नज़र आ रही, इसका मतलब ये है कि फ़ौरन दिखाना चाहिए कि उसमें क्यों नहीं हो रही। आइडियली जब हम करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो जो पीपल हमारी ब्लैक कलर की होती है, कैमरे में बाजू का रेड होती है, ये नॉर्मल है और होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा तो उसको फिर हमें फ़ौरन डॉक्टर की तरफ रजू करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैंसर की अलामत तो नहीं है। अच्छा, आंखों के कैंसर की क्या वजूहात है? मतलब क्या ऐसी चीज़ है, स्क्रीनिंग रीज़न है? देखिए बिल्कुल। अब पहले तो मैंने बताया ना, छोटे बच्चों में होती है, एक बड़ी वजह तो जेनेटिक्स होती है। बच्चों के जो कैंसर की मैं बात कर रहा हूँ, खून का कैंसर किसी में भी हो सकता है, फैमिली में नहीं भी है तो किसी को भी हो सकता है। गिल्टियों का कैंसर किसी को हो जाता है, लेकिन जो आंखों का कैंसर अमूमन होता है वो फैमिली में टेंडेंसी हो सकती है, और अगर फैमिली में है तो चांसेस बढ़ जाएंगे।
किसी और बहन भाई में है तो चांसेस बढ़ जाएंगे। इन बच्चों में अगर कैंसर नहीं भी है तो आपको स्क्रीनिंग कराते रहना है, बच्चों को दिखाते रहना है, करते रहना है। अब जो नई चीज़ आ रही है कि एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ स्क्रीन जो है बहुत ज़्यादा, अगर छोटी सी उम्र से, अब आपने देखा होगा कि 2-3 माह का बच्चा होता है हम उसको स्क्रीन पकड़ा देते हैं, रो रहा है जी देखना शुरू कर दो, छोटा सा है अभी बेचारा 2 माह का, तो दिस इज डेंजरस। और अब हम देख रहे हैं कि जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन है उसकी वजह से भी बच्चों के कैंसर ज़्यादा रिपोर्ट होने शुरू हो गए। और अब तो इस पर रिसर्च भी आ रही है और डेटा भी पब्लिश हो रहा है कि ये हमारे जो आँखों कैंसर है उसको इंक्रीज़ करते चला जा रहा है। राइट। अच्छा, बड़ों में जो कैंसर है और बच्चों में जो कैंसर है इसमें क्या डिफरेंस है और इसके ट्रीटमेंट में कितना डिफरेंस है? देखो, बड़ों में कैंसर ज़रा डिफरेंट है। बड़ों में अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में प्रोस्टेट कैंसर है, लंग्स का कैंसर है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से कैंसर है, उनमें कैंसर्स के अमून प्रोस्टेट, लंग्स, इस तरह के कैंसर ज़्यादा होते हैं। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर है। भैया बच्चों में बीमारियां नहीं हैं। बच्चों में मैंने जिस तरह बताया ब्लड कैंसर है, गिल्टियों कैंसर, ब्रेन कैंसर ज़्यादा हैं। तो इलाज देखो, किसी भी कैंसर का हमें जहन में रखना चाहिए कि किसी भी कैंसर का इलाज 3 चीज़ों पर होता है, चाहे वो बच्चा है या वो बड़ा है। कीमोथेरेपी का मतलब है वो मेडिसिन्स, इंजेक्शंस देना जिससे कैंसर ख़त्म हो जाए। नंबर 2, सर्जरी, अगर जिस हिस्से में कैंसर फैला हुआ है उसको सर्जरी करके निकाला जाए, और अगर ज़रूरत पड़े तो रेडिएशन या शुआएं लगाई जाए। ये तीनों इलाज हैं और पाकिस्तान में ये तीनों इलाज अवेलेबल हैं। और सिर्फ चाहे बड़ा है चाहे बच्चा है, जो चीज़ मैटर करती है, जो मैंने आपको अलामात बताई हैं, उसको इग्नोर ना करें। बड़ा है, किसी भी गिल्टी को इग्नोर ना करें। ये शुरू में जितना पकड़ा जाएगा फ़ौरन उसको हो जाएगा। पेशाब में खून आना शुरू हो जाए किसी को, बच्चे या बड़े को, बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि ये इब्तदाई अलामात हो सकती हैं कैंसर की, और ये वो जगह होती है जहाँ पर उसे कैच कर लिया जाए तो उसका बहुत अच्छा, मैंने कहा ना, तकरीबन 100% के करीब इलाज हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एनवायरनमेंट का इटसेल्फ और जेनेटिक्स का कितना रोल है कैंसर में? देखिए, ये अभी अगर आप मुझसे ये कहें कि वो क्या चीज़ें हैं जो कर लीजिए तुम कैंसर से बच जाएंगे, बड़ों में तो हम ही कह सकते हैं, स्मोकिंग करोगे कैंसर की ज़्यादा हो जाएगा, पान गुटखा खाओगे मुंह का कैंसर शुरू हो जाएगा, या फैमिली टेंडेंसी है ब्रेस्ट कैंसर की, या हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट में से फ़लाँ चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो आपको लीवर का कैंसर हो सकता है। बड़ों में हम किसी हद तक कह सकते हैं, मगर बच्चों में हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ काम करोगे तो नहीं होगा। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि हमें अब ये अंदाज़ा हो रहा है वक्त के साथ साथ कि मसलन हमारे पास बहुत सारे कैंसर के पेशेंट KPK अफ़गानिस्तान से आते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये जो हमारे पास ब्लास्ट, बारूद चीज़ें ये हमारे इन्वायरमेंट को चेंज कर रही हैं, और उसकी वजह से हम लोगों को ऊपर उस एक्सपोजर की वजह से यकीनन असरात पड़े। बहुत ज़्यादा रेडिएशन, किसी को बार बार रेडिएशन, इसलिए कहा जाता है ना, बार बार एक्सरेज कराने की ज़रूरत नहीं है, बार बार CT स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होता है कि उनको होता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे CT स्कैन करा लो। देखो, आपको पता है कि एक CT जो है कई 100 एक्सरेज के रेडिएशन के बराबर होता है, और ये आपको अगर गैर ज़रूरी बार बार कराया चला जाए तो आपको ये कैंसर को इंक्रीज़ कर सकता है। तो लेकिन आप मुझे कहीं को एक चीज़ बता दें, नहीं, हाँ ये ज़रूर हम अगर कहते हैं, हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप नेचर से जितना दूर होते चले जा रहे हैं कैंसर बढ़ते चले जा रहे हैं। 2 चीज़ें नेचर की जिससे हम दूर हो रहे हैं, सनलाइट, क्योंकि हम अब अपनी ज़िंदगी में भी देख लें ना, हम घर, हमारे बंद घर हैं, वहाँ से निकलते हैं, बंद गाड़ी में आते हैं और बंद ऑफिस में बैठ जाते हैं। बच्चे भी हमारे सेम उन्हीं घरों में से निकलते हैं, गाड़ी में होते हैं, स्कूल चले जाते हैं, वापस आते हैं। सनलाइट, देखें, जो चीज़ कुदरत की तरफ से आपको बिजली, इतना उसमें एनर्जी मौजूद है, हम उससे दूर हैं, तो सनलाइट से दूरी जो है हमारी जिस्म ऐसी तब्दीलियाँ लेके आती है जो हमारे लिए फिर बाद में मुसीबत बन सकती है। खुराक, जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड किस्म की खुराक होती है, जिनसे प्रोसेस कर करके हीट भी नहीं, प्रोसेसिंग, जिस तरह देखो ना, जब भी प्रिजर्वेटिव आप डालते हैं, जो आप चीज़ें स्टोर से ख़रीदते हैं, एक होती है ताज़ा बनी हुई, एक होती है बनी हुई 6 माह मगर प्रिजर्व पड़ी हुई है, आपने स्टोर से मिल जाती है। जितनी चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड हुई हैं, वो हमारी बॉडी के डीएनए को, चीज़ों को चेंज करती हैं और फिर कैंसर्स में बदलते चले जाते हैं। इसलिए हम जितना नेचर के करीब होंगे हम कैंसर से उतना बचे रहेंगे। हम जितना, तो मैंने कहा ना, एक आपकी स्लीप साइकिल, नंबर 1 स्लीप साइकिल की, जब आप देखो कि रातों को जागते रहना और दिन को सोए रहना, नंबर 1 सनलाइट से दूर होना, नेचर से दूर होना, ये चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के डीएनए को, कुदरत ने हमारी नेचर जो बनाई है हमारे जिस्म के लिहाज से बनाई है। अब हम जिस्म चेंज नहीं कर सकते, हम नेचर को चेंज करें तो ज़ाहिर बात है फिर इफेक्ट्स हमारे ऊपर आने शुरू हो जाते हैं और कैंसर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, बोन मैरो एक ऐसी डिज़ीज़ है जो मतलब बच्चों में ना बहुत आम हो रही है, इसकी डेफिशिएंसी डिफरेंट एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कंप्लेन अब पाई जाती है। सबसे पहले तो आप लोगों को बताएं कि बोन मैरो एग्जैक्टली है क्या, और ऐसी क्या बीमारी है जो इतनी कॉमन होती जा रही है? अच्छा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की हम बात करते हैं। देखो, बोन मैरो वो जगह है, पहले कहा जाता था कि हमारा खून हमारे जिगर बनाता है
और हमारी स्प्लीन तीली बनाती है। ये बात किसी हद तक सही है, जब हम माँ के पेट में होते हैं तो ये जिगर तीली है जो खून बना रहा होता है। जब हम पैदा हो जाते हैं उसके बाद हमारी बोन मैरो, जिसे हम हड्डी का मिक कहते हैं, जो बोन के अंदर वाला हिस्सा होता है, वहाँ ब्लड बनना शुरू हो जाता है। अब जो बोन मैरो है, बाज़ हो इसकी बहुत सारी बीमारियाँ हैं। खून की कोई भी बीमारी, मसलन थैलेसीमिया है, बोन मैरो बना रही है, नॉर्मल नहीं बना रही, या इम्यूनोडेफिशिएंसी, क्योंकि खून के अंदर ही हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है। अगर पैदाइशी तौर पे क़ुव्वत के मुदाफ़त का निज़ाम ना हो, या ब्लड सही ना बन सकता, मसलन थैलेसीमिया है, सिकल सेल है और तरह की बीमारियाँ हैं, या एप्लास्टिक के बाज़ औक़ात हमारे बोन मैरो काम करना छोड़ देती है। किसी भी इन्फेक्शन के बाद, किसी भी मेडिसिन के बाद बोन मैरो काम करना छोड़ देती है और ब्लड बनना बंद हो जाता है। ये तो वो चीज़ें हैं जो हमारे खून से रिलेटेड हैं, जहाँ पे बोन मैरो फैक्ट्री है जहाँ खून बना रही है। अगर वो फैक्ट्री सही तरीके से काम नहीं कर रही, या तो कर ही नहीं रही, या जो बना रही है वो प्रॉपर ब्लड नहीं बना रही, तो ये वो जगह होती है जहाँ पे हम कहते हैं कि किसी और की बोन मैरो डोनर की लेके इस पेशेंट में इंजेक्ट कर दी जाए, जिसे हम ट्रांसप्लांट कहते हैं। जहाँ तक कैंसर्स की बात है, कैंसर्स के अंदर अगर ब्लड कैंसर किसी बच्चे का ख़त्म हो गया था कीमो के बाद और वापस आ गया है, तो फिर उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की इंडिकेशन बच जाती है। मगर बड़ों में, जब बड़ों में यूजुअली कहा जाता है कि बड़ों के अंदर अगर किसी को ब्लड कैंसर हो गया है तो उसका फ़ौरन ट्रांसप्लांट होना चाहिए। ये बच्चों से ज़रा डिफरेंट है। बच्चों में अगर किसी को ब्लड कैंसर हुआ है तो सिंपल कीमोथेरेपी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो हील सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकती है। लेकिन अगर बड़ों में है तो बड़ों में अमूमन फिर हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है और उसके हड्डी का गूदा चेंज करना पड़ता है। अच्छा, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है उसमें कितना बेनिफिट है और कितना रिस्क फैक्टर ज़्यादा है? देखो, डिपेंड करता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसका कर रहे हैं उसकी एज क्या है, नंबर 1, उसकी अपनी बाकी हेल्थ क्या है। देखो, अगर बोन मैरो सिर्फ बोन मैरो की बीमारी है, लिवर नॉर्मल है, हार्ट नॉर्मल है, किडनीज़ नॉर्मल हैं, फिर तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, अमूमन 80-90% तक सक्सेस है। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हार्ट का भी मसला है, लीवर का भी इशू है, किडनीज़ भी ख़राब हैं, तो उसमें फिर बोन मैरो के रिजल्ट्स कम हो जाते हैं। दूसरा नंबर पे ये कि जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो डोनर कौन है, देने वाला कौन है। अगर वो देने वाला बहन भाई है और वो फुली मैच है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन जूँ हम लोग बहन भाई से दूर होते जाएंगे, माँ बाप की तरफ जाएंगे, चचा मामू की तरफ जाएंगे, आउट ऑफ फैमिली जाएंगे, तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स कम होते चले जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना हो तो बेस्ट डोनर इज़ द सिबलिंग, बहन भाई, क्योंकि एक ही माँ बाप के प्रोडक्ट हैं तो वो बहुत अच्छा डोनेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि जो लोग हमसे बात करते हैं और पूछते हैं और डरते हैं ट्रांसप्लांट से, ट्रांसप्लांट भी बहुत ज़्यादा ये डर लोगों में पाया जाता है। दो तरह का डर है। एक डर है पेशेंट के हवाले से कि जी पेशेंट का क्या होगा। देखो, ट्रांसप्लांट किया ही उन बीमारियों में जाता है कि जहाँ पे अगर ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो मरीज़ नहीं बचना, या बहुत मुश्किल हो जाएगा, या उसकी लाइफ में मिजरीज बढ़ती जाएंगी। तो जब मैं एक बात करता हूँ हमेशा, जब मुझसे कोई पूछता है कि कितना ख़तरा है, तो मैं उसे कहता हूँ यार दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ किस वजह से होती है? RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ जो होती हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से होती हैं। तो फिर हम क्या करें, सड़कों में निकलना छोड़ दें? तो अगर हम ख़तरे की सिर्फ बात करें तो फिर तो ख़तरा तो हर चीज़ में है। तो हमने देखना है कि बेनिफिट कितना है। बेनिफिट 90% हो और 10% रिस्क हो तो फिर रिस्क हमें लेना चाहिए। यह है पेशेंट के हवाले से। और जहाँ तक बात करें डोनर के, एक और जो होती है बड़ी अहम बात कि लोग इस वजह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करा रहे होते जी डोनर को कुछ ना हो जाए, वो तो ठीक ठाक बंदा है, कहीं उसे तो जान को कोई ख़तरा नहीं है। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट से ज़रा डिफरेंट है। किडनी ट्रांसप्लांट में जब कोई डोनर डोनेट करता है तो उसका किडनी निकाल लेते हैं, उसमें एक रह जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट में जब कोई करता है तो उसमें भी उसका लिवर का सर्जरी की जाती है। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जो हम बोन मैरो निकालते हैं, और बाज़ औक़ात तो हम लोग बोन मैरो निकालते ही नहीं हैं, हम उस सेल्स को ब्लड में ले आते हैं और मशीनों से ब्लड के ज़रिए निकाल लेते हैं। आप यूँ समझिए कि बाज़ औक़ात बोन मैरो ट्रांसप्लांट में डोनर ने सिर्फ एक खून की बोतल देनी होती है और जो हम लेते हैं उसे अगले दिन कुदरत दोबारा बना देती है। कुदरत ने बहुत सारी चीज़ें हमारे जिस्म ऐसी रखी हैं जो रोज़ाना बन रही हैं। हमारे सर के बाल रोज़ाना बन रहे हैं, हमारे नेल्स रोज़ाना बन रहे हैं, हमारा ब्लड रोज़ाना बन रहा है। इसी तरीके से जो हमारे बोन मैरो के स्टेम सेल्स हैं ये भी अल्लाह रोज़ाना बना रहा है, उनको उसकी मेहरबानी है, रोज़ाना बना रहा है। तो अगर हम किसी से ले भी लेते हैं तो वो दोबारा बन जाता है। इसलिए फॉर डोनर के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑलमोस्ट
100% जो होता है वो ख़तरे से खाली होता है अमूमन, कि 100% तकरीबन है कि उसमें किसी किस्म का ख़तरा नहीं होगा और ना उसकी जान को ख़तरा होगा और ना उसमें किसी ऐसी चीज़ की कमी हो जाएगी कि जिसका उसको बाद में नुकसान बहुत ज़्यादा आम नहीं इसलिए यस तो डोनर सेफ़ है इंशाल्लाह, डोनर को कोई कुछ नहीं होता। और सक्सेस रेट कितना है फॉर द बोन मैरो ट्रांसप्लांट? मैंने कहा ना कि अगर दोने वाला बहन भाई है तो ऑलमोस्ट 90%, 80 to 90%। अगर देने वाला बहन भाई है, अगर माँ बाप पे चले जाते हैं फुल मैच हैं तकरीबन कुछ 75 to 80%। लेकिन एक और चीज़ जो है कि आपके लोगों के प्रोग्राम की तवज्जो से बता देता हूँ कि अगर फैमिली में फुल मैच डोनर ना भी मिल रहा हो तो हेप्लो हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। हाफ मैच ट्रांसप्लांट का मतलब यह है कि जो माँ बाप अमूमन होते हैं या बहन भाई अमूमन हाफ मैच तो होते ही हैं। तो हाफ मैच में सक्सेस की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में तकरीबन 70 to 75% है, ठीक है। फुल मैच में 80 to 90% और हाफ मैच में तकरीबन 70 to 75%। लेकिन वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर डोनर मैच ना कर रहा हो तो हम कर सकते हैं। एक और चीज़ जो लोग हमसे पूछते हैं कि बाहर की दुनिया में वो कहते हैं जी कि अगर फैमिली में फुल मैच नहीं कर रहा तुम कहीं बाहर से मैच करवा लें तो मैच हो सकता है। सकता है कि हमारे ही उसका HLA के टाइप का एक बंदा जर्मनी में बैठा हुआ हो, जापान में बैठा हुआ हो, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर फुल मैच हो सबसे कामयाबी, हाफ मैच फैमिली का जितने रिजल्ट्स हैं बाहर से फुल मैच तकरीबन उतने रिजल्ट्स देखते हैं। या यूँ समझिए कि हम फिर प्रेफर करते हैं कि आप फैमिली में से हाफ मैच ले लें बजाय इसके कि दुनिया के किसी और मुल्क से आप फुल मैच लें। तो उनके क्योंकि बराबर के रिजल्ट्स हैं और हम फिर वही चीज़ प्रेफर करते हैं जो पाकिस्तान में ज़्यादा मैनेज की जा सकती है, मतलब जो क्लोजेस्ट हो। यस, जितना करीबी रिश्तेदार होगा रिजल्ट्स उतने अच्छे हैं, जितना दूर का रिश्तेदार होगा उतने ख़राब रिजल्ट्स हैं। देने वाला अगर मेल है, डोनर अगर मेल है ज़्यादा कामयाब रिजल्ट्स हैं, फादर है ज़्यादा कामयाब है, मदर है और उसके बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसी खातून है जिसके बहुत सारे बच्चे हैं, रिजल्ट्स कम हो जाएंगे। तो इसलिए अगर वो अनमैरिड है, मेल है तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको हम जहन में रखते हैं। सो मेरा आपसे ये सवाल है कि सक्सेस रेट कितना है बोन मैरो ट्रांसप्लांट जी में? जिस तरह मैं बता रहा था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में सक्सेस डिपेंड करती है कि देने वाला डोनर कौन है और मैच कितना है। अगर फुल मैच सिबलिंग है, फुल मैच बहन भाई है, तकरीबन 90% रिजल्ट्स हैं। अगर फुल मैच माँ बाप हैं या चचा मामू हैं, देखो अमूमन अगर कज़न मैरिज के नुकसान आते हैं, लेकिन कज़न मैरिज का एक फ़ायदा जो हमें ट्रांसप्लांट में मिल जाता है कि हमें बहन भाई के अलावा भी डोनर मिल जाते हैं। फुल मैच बाज़ों को चचा मिल जाते हैं, मामू मिल जाते हैं, यानी कि अगर कज़न मैरिज माँ बाप हों तो डोनर हमें फैमिली से ज़्यादा मिल जाते हैं। फुल मैच बहन भाई 90% तकरीबन, फुल मैच फैमिली के अंदर तकरीबन 80% रिजल्ट्स। अगर फुल मैच फैमिली में से नहीं भी मिल रहा तो फैमिली में से हाफ मैच भी मिल सकता है, तो उसके रिजल्ट तकरीबन को 75% के करीब, 75 to 80% के करीब होते हैं। तो इसलिए हाँ, एक और चीज़ जो होती है कि अगर देने वाला मेल हो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं, या अगर मेल को दे रहा है, फीमेल को दे रही है। लेकिन अगर देने वाला हम जाते हैं चचा मामू से ट्रांसप्लांट, ज़्यादा कामयाब हैं बाप से। माँ या वो औरत खातून जिसके काफ़ी बच्चे हों, शादीशुदा हो, काफ़ी बच्चे हों, एक या मल्टीपैरा जिसम कहते हैं कि उनके बच्चों के ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पर रिजल्ट ज़रा कम हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको ज़रा समराइज़ करता हूँ तो मैं कहूँगा कि फैमिली में से बहन भाई सबसे कामयाब, अगर बहन भाई नहीं है तो माँ बाप फुल मैच, अगर माँ बाप फुल मैच नहीं है तो हाफ माँ बाप मैच, और अगर वो भी नहीं होते अगर वो भी नहीं मिलते तो हम बाहर की दुनिया से भी ले सकते हैं। लेकिन फुल मैच जो होते हैं दूसरे किसी दुनिया के मुल्क से या पाकिस्तान से, लेकिन वो भी इतने कामयाब नहीं हैं, तो फिर हम लोग प्रेफर करते हैं कि हाफ मैच ही हो लेकिन फैमिली के अंदर से हो ताकि मैक्सिमम रिजल्ट्स लिए जा सकें। ठीक है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पहले जब कैंसर डायग्नोज होता था ना तो लोगों में एक किस्म का डर कि पता नहीं अब क्या होगा, इसके बाद शायद हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। अब इसमें कितना ज़्यादा एडवांसमेंट आई है विद मेडिसिन या टेक्निकलिटीज़ के हिसाब से? देखिए बहुत ज़्यादा, कैंसर में सिर्फ आप उस वक्त जान से हाथ धोते हैं खुदा न खास्ता अगर आप उसे वक्त पे इग्नोर कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि कैंसर में तकरीबन इतनी रिसर्च आ चुकी है, इतना मैंने कहा ना बच्चों के अंदर 90-95% सक्सेस। कैंसर अगर वक्त पे डायग्नोज है बच्चों के अंदर 80 to 90, ब्लड कैंसर हो, बोन का कैंसर हो या किडनीज़ का कैंसर हो, या तकरीबन 90% रिजल्ट्स हैं। इस तरह बड़ों में भी ब्रेस्ट कैंसर के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बशर्ते के वक्त पे हो जाए। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इग्नोर करते हैं, हमें गिल्टी फील होनी शुरू हुई, कोई बात नहीं, नॉर्मल होती है, किसी को दिखा लिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना इग्नोर करने वाले, कि यूरिन में ब्लड आना शुरू हुआ,
इग्नोर कर दिया, प्रोस्टेट का इशू है, इग्नोर कर दिया। तो हम उस वक्त फिर जाके पकड़ते हैं कैंसर को जब बात बहुत फैल चुकी होती है। और यस, अगर आप स्टेज 3 तक भी किसी कैंसर को ले आते हैं, मैं कह सकता हूँ 80 to 90% आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे और सारी ज़िंदगी जितनी आपको अल्लाह ने लिखी है लंबी ज़िंदगी नॉर्मल वो गुजारेंगे। तो इसलिए बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो मैंने अलामात बताई हैं, बड़ा है छोटा है, किसी भी गिल्टी को इग्नोर ना करें। ज़रा स्वेलिंग आपको फील होती है, अल्ट्रासाउंड कराएं, चेक कराएं। और कोई बड़े, अच्छा कैंसर के जो टेस्ट हैं वो बड़े बड़े हैं भी नहीं ज़्यादा, मैक्सिमम सिटी स्कैन तक कितने में, मैक्सिमम सरकारी मुफ्त में भी हो जाता होगा, 7-8 हज़ार का हो जाता है। तो अगर कहीं पे गिल्टी महसूस होती है तो उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, कहीं से ब्लीडिंग इग्नोर ना करें, खून की गैर अगर आपकी कमी होनी शुरू हो गई उसे इग्नोर ना करें, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पर्सिस्टेंट वॉमिटिंग हो जा रही है या आपने चलना अब आपको प्रॉब्लम होती है, बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है, हेडेक होती है, इग्नोर ना करें। तो अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे, शुरू में 1, 2, 3 स्टेज में आ जाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इतनी रिसर्च आ चुकी है कि अब हम कैंसर को कहते ही नहीं कि नाकाबिल इलाज है, क्योरेबल है। अब कैंसर बिल्कुल, देखो अब इतनी ऑप्शन, मैंने कहा ना, ट्रांसप्लांट की ऑप्शन आ गई हैं, जीन थेरेपीज़ आ गई हैं, बहुत कुछ आ गया है। तो होपफुली इंशाल्लाह मरीज़ नहीं जाता अगर वक्त पे चीज़ें हो जाएँ तो। अच्छा, बिल्कुल हमारे प्रोग्राम की आखिर की तरफ चलते हुए मैं चाहूँगी कि आप पेरेंट्स के लिए एक मैसेज दें कि बच्चों के लिए ऐसा क्या लाइफस्टाइल है विच इज़ हेल्दी जो उनको इस चीज़ से बचा सकता है। देखिए मैंने दो का ना, स्क्रीन कम करना। मैं कहता हूँ कि अगर अब बच्चों में हम वक्त के साथ बदल रहे हैं, हम अपने आप को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, बच्चे डिस्टर्ब होंगे तो हम भी डिस्टर्ब होंगे। आप स्क्रीन टाइम कम करना, मिनिमाइज़ करना, बच्चों को सनलाइट के एक्सपोजर देना, और उनका जो कुदरत ने हमारा सोने जागने का रिदम बनाया हुआ है वो रात को सोने के लिए और दिन को जागने के लिए, इस रिदम को मैनेज करना। प्रोसेस्ड फूड को कम से कम करना, कि जो बाहर की जंक प्रोसेस्ड फूड है इसको कम से कम करना, क्योंकि जो हम खाते हैं हमारे जिस्म का हर हिस्सा हमारी खुराक से ही बन रहा है। तो जब हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाते हैं, केमिकल्स को यूज़ करते हैं, तो हमारे जिस्म पे फिर असरात आने शुरू हो जाते हैं। तो हम जितना अपने आप को सिंपल रखेंगे, नेचर के करीब रखेंगे, उतना हम भी ठीक रहेंगे, हमारे बच्चे भी ठीक रहेंगे और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। सो आई होप कि आप सब ने हमारी बातों से ज़रूर सीखा हो कि अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, नेचर के करीब रहें, अपना लाइफ साइकिल जो है और स्लीपिंग साइकिल जो है उसको बैलेंस रखें, हेल्दी डाइट लें, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें, जंक फूड से दूर रहें। इसी तरह ही आप ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग हेल्थ टॉक विद समा।